इंडिया का एक ऐसा फास्ट फैशन ब्रांड जिसके पास में 1000 रुपए से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। एक ऐसा फास्ट फैशन ब्रांड जिसने 2 साल के अंदर 6 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ की है। एक ऐसा फास्ट फैशन ब्रांड जिसने 6 साल के अंदर 390 से भी ज्यादा के स्टोर खोले हैं और इनका 1 साल का रेवेन्यू है 3200 करोड़ रुपए। और ये कहानी है टाटा ग्रुप के ब्रांड ज़ूडियो की, जिसने ना तो किसी प्राइम लोकेशन पे अपने स्टोर खोले हैं और ना ही कभी मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू हाइक मी लाइफ। मैं हूं सुनील जांगी, बिजनेस कोच। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन स्ट्रेटजीज के बारे में जिनको इंप्लीमेंट करके ज़ूडियो फास्ट फैशन फेमस ब्रांड बना है, और उसी के साथ में आपको मिलने वाली है ऐसी ही बिजनेस लर्निंग्स जिनको अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ज़ूडियो की सक्सेस स्टोरी की शुरुआत होती है 2005 से। 2005 के अंदर टाटा ग्रुप जो है अपने लेग में गए 50% शेयर से यूनिलीवर ब्रांड को बेच चुका था, और वहां पर एक नई कंपनी की शुरुआत होती है ट्रेंड इंडिया की। और इस ट्रेंड इंडिया के अंदर एक कंपनी को एक्वायर किया जाता है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी होती है, और इस कंपनी का नाम होता है लैंडमार्क। लैंडमार्क जो है स्टेशनरी, टॉयज और कपड़ों के अंदर डील करती है, रिटेल मार्केट के अंदर डील करती है, और इसी मार्केट के अंदर फ्यूचर देख करके टाटा ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर करता है। बट एक्विजिशन के बाद में भी ये कंपनी कुछ खास प्रॉफिट में नहीं आती है, और टाइम आ जाता है इसके स्टेशनरी और टॉयज बिजनेस को बंद करने का। इसके बाद में टाइम आता है 2014 का, जब जारा को इंडिया लेकर के आते हैं, और टाटा ग्रुप जो है इंडिया के अंदर जारा की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनको यहाँ पे हैंडल करते हैं। और उसी के साथ में उनके बिजनेस मॉडल को देख करके एक आइडिया आता है ट्रेंड इंडिया के दिमाग के अंदर कि क्यों ना हम भी इंडिया को एक फास्ट फैशन ब्रांड दे जो इंडिया के लिए अफोर्डेबल हो और इंडिया के लोगों को ज्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, और उनको अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी हम उसके अंदर दे सकें, जिससे कि इंडिया के टायर 2 टायर 3 सिटीज के जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सकें, और उनके मन में भी कभी ये चीज़ ना आए कि यार मैं भी काश इन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के जैसे कपड़े पहन सकता, बट मेरी पॉकेट के अंदर इतने पैसे नहीं हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़ूडियो की यहाँ पे शुरुआत की जाती है, और ज़ूडियो मार्केट के अंदर बेसिकली 3 गैप्स को यहाँ पे फुलफिल करता है, और वो कौन से 3 गैप्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अब जारा को इंडिया के अंदर ग्रो करवाते करवाते रतन टाटा सर को ये 3 गैप्स आइडेंटिफाइड होते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला गैप आता है कि जो भी फास्ट फैशन इंडस्ट्री के कपड़े हैं, जो भी फास्ट फैशन इंडस्ट्री के ब्रांड्स हैं, वो इंडिया के लोगों के लिए ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है। जो टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोग हैं उनके लिए ये कपड़े बहुत ज्यादा महंगे हैं। दूसरी गैप जो यहाँ पे आइडेंटिफाई होती है वो होती है कि यहाँ पर जो भी कपड़ा आपको मिल रहा है फास्ट फैशन ब्रांड के नाम पर जो अफोर्डेबल है, उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ही बेकार क्वालिटी के हैं, और कस्टमर अगर उनको खरीदता भी है तो वो जो कपड़ा है वो थोड़े दिन बाद में खराब हो जाता है। तीसरा यहाँ पे गैप जो है आइडेंटिफाई होता है कि जो भी कपड़ा अभी ट्रेंडिंग है, वायरल है, वो उस टाइम पर स्टोर्स के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। यानी कि जब वो ट्रेंड खत्म हो जाता है, जब उसकी वायरलिटी चली जाती है, तब वो कपड़ा स्टोर्स के अंदर अवेलेबल होता है और उसको फिर कोई खरीदना नहीं चाहता। और इन्हीं 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा सर लॉन्च करते हैं ज़ूडियो ब्रांड को। अब ज़ूडियो ब्रांड जब लॉन्च होता है तो वो 3 चीजों को फुलफिल करता है। सबसे पहले अपनी प्राइसिंग को यहाँ पे बहुत कम रखता है। 49 रुपीज से लेकर के 999 रुपीज तक के प्रोडक्ट्स इनके पास में होते हैं, और इन्हीं प्रोडक्ट से वो अफोर्डेबिलिटी को यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर इस प्राइस रेंज में अगर आपको कपड़े मिलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। फिर आती है इनका यहाँ पे दूसरा गैप जिसको फुलफिल करते हैं, वो आता है क्वालिटी का। इनकी क्वालिटी हमेशा बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है, और क्वालिटी के अंदर ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बाकी अदर जो भी ब्रांड्स इनको जो क्वालिटी प्रोवाइड आपको करते हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी के कपड़े आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर टाटा ग्रुप ला करके देता है। और टाटा ग्रुप का यहाँ पर सपोर्ट है, मतलब ट्रस्ट तो यहाँ पे अच्छे से होगा, और क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छे से इनके साथ में बनी रहेगी। फिर आता है तीसरा गैप, और तीसरा गैप आता है अवेलेबिलिटी का। तो टाटा ग्रुप का जो ये ब्रांड है, ये ब्रांड इतना फास्ट तरीके से काम करता है कि इनकी जो इन हाउस टीम है वो 12 दिन के अंदर एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करके स्टोर के ऊपर अवेलेबल करवा देती है। यानी कि इनकी प्राइस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इन्हीं तीनों चीज़ों से आज जो ज़ूडियो है वो इतना ज़्यादा अच्छा ब्रांड बना हुआ है। अब ये तो बात हो गई इस ब्रांड के अफोर्डेबिलिटी की, इसकी क्वालिटी की, इसके प्राइसिंग की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके रेवेन्यू की, इसका रेवेन्यू कितना रहा और
और स्टोर जो है वो कहाँ कहाँ पर किस हिसाब से खुले हैं। तो सबसे पहले इनका जो स्टोर है वो स्टोर खुलता है 2016 के अंदर, और 2016 के अंदर इनके पास में टोटल जो स्टोर्स होते हैं वो होते हैं केवल 1। 2018 तक आते आते इनके स्टोर हो जाते हैं 7, और 2019 के अंदर इनके टोटल स्टोर हो जाते हैं 40। 2020 के अंदर 80 स्टोर के साथ में इंडिया के अंदर अवेलेबल होते हैं। 2021 के अंदर इनके 133 स्टोर होते हैं, और 2022 के अंदर 233, और 2023 के अंदर अब तक इनके 396 स्टोर से खुल चुके हैं। अब बात करें इनके रेवेन्यू की, तो 2018 के अंदर इनका जो रेवेन्यू था वो था 144 करोड़ का, और 2044 से ये जो रेवेन्यू है वो पहुंचता है 500 करोड़ के ऊपर 2020 के अंदर। 2021 के अंदर इनका रेवेन्यू रहता है 480 करोड़ का, जो कि डबल होके पहुंच जाता है 1050 करोड़ पर 2022 के अंदर। और 2023 का अब तक का जो रेवेन्यू है वो है 3252 करोड़ से भी ज़्यादा का। यानी कि ये जो ब्रांड है, अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो इस साल तक ये जो है 4000 करोड़ तक का रेवेन्यू आराम से क्रॉस कर लेगा, और हो सकता है ये 5000 करोड़ तक का रेवेन्यू भी इस साल तक आराम से क्रॉस कर ले। अब बात करते हैं इस ब्रांड की उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जिनको यहाँ पर फॉलो करके इस ब्रांड ने इतनी ज्यादा सक्सेस अचीव की है और ये डे 1 से प्रॉफिटेबल बना हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर इनकी स्ट्रेटेजी आती है द राइट चॉइस ऑफ ऑडियंस। ये जो कंपनी है अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने के साथ में एक चीज को बड़ा ध्यान रखा इन्होंने कि हमारी ऑडियंस यहाँ पे कौन होने वाली है। Tier 2 Tier 3 सिटीज की मिडिल क्लास ऑडियंस और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले टीनेजर्स, वो बच्चे जिनको यहाँ पे ट्रेंडिंग कपड़े लेना पसंद है और अफोर्डेबल कपड़े लेना उनके लिए एक मजबूरी है, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने जो टारगेट ग्रुप है उस टारगेट ग्रुप को बड़ा ही सोच समझ करके बनाया है और उन्हीं को ये कैटर करते हैं। फिर यहाँ पे आती है इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी लो कॉस्टिंग ऑफ परचेज। जो भी अपने परचेजेस करते हैं, रॉ मटेरियल की हो फिर चाहे डिजाइनिंग की हो, किसी भी चीज की हो, उसके अंदर अपना बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करते हैं और बहुत ज्यादा लो प्राइसेस के ऊपर ये अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, अपने रॉ मटेरियल्स को परचेज करते हैं और डिजाइनिंग के अंदर भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं। जब भी कोई यहाँ पे फैशन ब्रांड इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च होता है तो उसको दो यहाँ पे मेजर खर्चे आते हैं। सबसे पहले खर्चा उनको आता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का, और दूसरा खर्चा यहाँ पे उनको आता है डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग अगर आप बहुत ज्यादा तगड़ी करवाते हो तो डिजाइनर्स को पैसा देना पड़ता है, बट यहाँ पर अगर आप इंस्टाग्राम में, ट्विटर और इन सब जगहों पर देख करके सेलिब्रिटीज के लुक अलाइक अगर आप डिजाइनिंग करते हो तो उसमें आपको ज्यादा बड़े डिजाइनर्स हायर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल डिजाइनर्स आपका यहाँ पे काम कर देते हैं और यहाँ पे पैसे भी आपके खूब सारे बच जाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप यहाँ पे लो कॉस्ट मटेरियल से एक्वायर कर लेते हो, डायरेक्टली सोर्सेज से मटेरियल ले लेते हो, तो यहाँ पर आपका जो पैसा बच जाता है, जिसकी वजह से आप जो है थोड़े मार्जिन के ऊपर भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाते हो और कस्टमर को भी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अपना प्रोडक्ट दे पाते हो। इस दूसरी स्ट्रेटेजी के बाद में यहाँ पे इनकी तीसरी स्ट्रेटेजी निकल करके आती है फोको मॉडल के ऊपर फ्रेंचाइजी देना। देखो फ्रेंचाइजी के यहाँ पे 3 से 4 मॉडल निकल करके आते हैं, जिसमें से एक मॉडल आता है फोको, यानी कि फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। यहाँ पे कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिसको कंपनी ओन करती है और कंपनी ही यहाँ पे ऑपरेट करती है, जिसको अपन कोको मॉडल बोलते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे होते हैं जिसको कंपनी ओन करती है और फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है, उसको अपन कोको बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इनका जो मॉडल आता है वो आता है फोको मॉडल, जिसको फ्रेंचाइजी ओन करती है बट कंपनी यहाँ पे इसको ऑपरेट करती है। यानी कि इनको यहाँ पर अपने स्टोर्स खोलने के लिए पैसा खुद से लगाने ही नहीं है, इनको अपने फ्रेंचाइजी देनी है और फ्रेंचाइजी क्या करेगा, इनके स्टोर को यहाँ पे खोलेगा। स्टोर के यहाँ पे सारे सब कुछ जितने भी पैसे लगने वाले हैं वो यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो लगाएगा। इनको केवल यहाँ पे अपने ऑपरेशन संभालने हैं, स्टाफ को सैलरी देनी है, स्टाफ संभालना है और अपने बाकी ऑपरेशन जो है वो संभालने हैं। यानी कि इनका अपफ्रंट यहाँ पे स्टोर खोलने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो भी पैसा लग रहा है वो लग रहा है फ्रेंचाइजी ओनर का, और फ्रेंचाइजी ओनर को यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर यहाँ पे मिल जाता है। तो फ्रेंचाइजी ओनर का भी यहाँ पे फायदा है कि उसको केवल पैसा लगाना है, बाकी के इसको झंझट देखने ही नहीं है। और यहाँ पे कंपनी का भी फायदा हो जाता है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे कोई भी फालतू का जो पैसा है अपफ्रंट है वो देना ही नहीं पड़ रहा, ना स्टोर का, ना लोकेशन का, ना रेंट का, किसी भी चीज का पैसा उसको नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे जो इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है वो आती है अफोर्डेबल प्राइसिंग की। इन्होंने अपने जो कपड़े बनाए हैं वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बनाए हैं, और इस अफोर्डेबल प्राइसिंग के पीछे इनके 2 लॉजिक निकल करके आते हैं। सबसे पहला लॉजिक आता है कि ये अपने जो भी कपड़े हैं उन कपड़ों को बहुत कम सस्ते प्राइसेस के अंदर रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं, सस्ते डिजाइन को चूज करते हैं जो कि दिखने में अट्रैक्टिव हो, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। और दूसरा जो इनका तरीका आता है वो आता है कि किसी भी प्राइम लोकेशन के ऊपर अपना स्टोर खोलते ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे अपने रेंट का पैसा भी बहुत अच्छा बचा लेते हैं। प्राइम लोकेशन पे होंगे, बहुत ज्यादा महंगा इनको कपड़ा बेचना पड़ेगा, उसके बजाय ये बहुत ऐसी जगहों पर अपने स्टोर्स खोलते हैं जहां पर रेंट बहुत कम हो, जहां पे जो प्राइसिंग हो किसी भी चीज की
यानी कि स्टाफ की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, ये सब भी यहाँ पे कम आती हो। और ऐसी जगहों पर स्टोर खोलने का फायदा है कि ये फिर से अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइम लोकेशन पे खर्चा ज़्यादा होगा और ऐसी लोकेशंस पे खर्चा कम, इसलिए ये सबसे पहले प्राइम लोकेशंस को अवॉइड करते हैं। आगे स्ट्रेटजी इनकी आती है पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू को इंक्रीज करना, यानी कि ये जो है अपने स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है उसके ऊपर रेवेन्यू को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। जितने भी कपड़े की जो स्टोर्स होती हैं, जो मॉल्स होते हैं, उसके अंदर एक चीज चलती है कि हमारा पर स्क्वायर फीट का रेवेन्यू है कितना निकल करके आ रहा है। ये अपने स्टोर के अंदर इतने ज्यादा कपड़े भर के रखते हैं कि इनका जो पर स्क्वायर फीट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है। एवरेज यहाँ पे मार्केट के अंदर रहता है 8 से 10 हज़ार रुपए का, तो यहाँ पर ज़ूडियो का रहता है 12 से 15 हज़ार रुपए का। और इसी वजह से ये भी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं क्योंकि ये कम जगहों पर ज्यादा माल लेकर के आते हैं, ज्यादा सामान भर के रखते हैं और लोगों को ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, जिसकी वजह से इनकी इन्वेंट्री जो है वो बहुत जल्दी खाली होती है। और उसी के साथ में ये काम और एक बहुत अच्छे से करते हैं, जो इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है सेविंग मनी ऑन इन्वेंट्री। ये क्या करते हैं, अपने जो भी इन्वेंट्री है उसको 60% इन्वेंट्री को ये एक्सचेंज कर देते हैं हर वीक के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर इनकी जो सारी इन्वेंट्री है वो नहीं हो जाती है, आपको कोई भी पुराना कपड़ा नहीं देखने को मिलेगा। इसकी वजह से कंपनी जो है आपको नए नए डिजाइन यहाँ पे देती रहती है। कस्टमर को भी ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अभी कपड़ा लेके नहीं जाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं विजिट करूंगा मेरे को ये कपड़ा नहीं मिलने वाला, तो इसलिए ये भी यहाँ पे ज्यादा अच्छी से शॉपिंग करके जाता है कस्टमर भी, और कंपनी को भी यहाँ पे इन्वेंट्री को मैनेज करने का लफड़ा खत्म हो जाता है क्योंकि कंपनी के पास में धड़ाधड़ यहाँ पे माल बिकता है, इन्वेंट्री रखने का कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। अगली स्ट्रेटजी जो ब्रांड लगाता है वो लगाता है कि इनके कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर है ही नहीं, यहाँ पे सब कुछ जो मिलता है वो ऑफलाइन मिलता है, ऑनलाइन का कोई चक्कर ही नहीं है। और इसका एक फायदा रहता है, कस्टमर जो है उसको यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ते, कंपनी को यहाँ पे रिवर्स डिलीवरी चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़ते। अगर इनका सामान रिटर्न होता है तो उसका कोई टेंशन नहीं होता, यहाँ पर जो भी सामान इनका बिकेगा कभी भी रिटर्न नहीं होगा। और उसके साथ में यहाँ पे अगर ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं तो रिटर्न तो इनको देना पड़ेगा, उसकी इन्वेंट्री मैनेज करने का खर्चा है, जो उसको वापस से रिफर्बिश करने का खर्चा है, सब इसमें जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है। बट यहाँ पर ये ब्रांड जो है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कभी बनाना चाहता ही नहीं है क्योंकि ये चाहता है कि हर बार इनका जो सामान है वो कस्टमर इनके स्टोर में आके खरीदे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते दाम में लेकर के जाए। फिर यहाँ पे आती है इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर ये करते हैं अपनी मार्केटिंग बिना किसी मार्केटिंग के। अब यहाँ पे ये क्या लॉजिक है, सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया उन इन्फ्लुएंसर्स को जो कि रीजनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रीजनल इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनकी रीच जो है वो भी रीजनल ही होगी, उनको ज़्यादा पैसा यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। और उनसे अपने प्रोडक्ट्स की, अपने स्टोर्स की यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग करवाई, उनसे यहाँ पे कपड़े खरीदवाए, जिसको देख करके लोगों के अंदर ज़ूडियो का थोड़ा क्रेज जगा। और ज़ूडियो का ये क्रेज जो है वो बढ़ते बढ़ते आज इतना बढ़ गया है कि ये ब्रांड अब तक 2023 के अंदर 3252 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस कर चुका है। और इसके बाद में जो भी इनसे कस्टमर आए, प्रोडक्ट खरीदे, उसके बाद कस्टमर को ये अपना बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं और प्राइसिंग तो इनकी अफोर्डेबल है ही। तो उसकी वजह से कस्टमर जो है वापस से जाकर के 4 लोगों को और बताता है, नेक्स्ट टाइम जब भी आता है वो अपने 4 दोस्तों को साथ में लेकर के आता है। और यहाँ पर इसी वजह से इनकी मार्केटिंग जो है वो हो जाती है बिना किसी मार्केटिंग के। और यहाँ पर ये एक चीज़ को और अवॉइड करते हैं, कंपनी जो है वो अपने होर्डिंग्स नहीं लगाती, कंपनी टीवी पर ऐड नहीं देती क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी और उसके साथ में कस्टमर को भी लगने लगेगा कि यार यहाँ पे चीज़ें महंगी मिलेगी। तो उसकी वजह से दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मार्केटिंग करते ही नहीं है। जो मार्केटिंग की वो सारी की सारी इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कर ली, अब इनको मार्केटिंग का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो भी बंदा खरीदेगा सामान वही इनका आगे जाके सेल्समैन बनने वाला है क्योंकि वही जाके तारीफ करेगा। और यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ की जो मार्केटिंग है उस मार्केटिंग का जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। अब आती है इनकी अगली स्ट्रेटेजी, इसके अंदर आता है ना तो होलसेलर ना ही डिस्ट्रीब्यूटर। इनके बिजनेस के अंदर कोई होलसेलर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, डायरेक्टली जहां से माल बना वहां से स्टोर्स पे पहुंचा, बीच के अंदर कोई भी मिडिल मैन इनके आता ही नहीं। और इसकी वजह से यहाँ पे इनकी 2 जगह के मार्जिन बच जाते हैं और ये मार्जिन भी अपने पास में रख लेते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पर होता है। तो ये तो हो गई उन स्ट्रेटेजीज की बात जिसकी वजह से ज़ूडियो जो आज इतना सक्सेसफुल है। अब हम बात करते हैं उन लेसन्स की जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहला बिजनेस लेसन हमारे पास में निकल के आता है कि अपने राइट टारगेट ऑडियंस जरूर से लेके चलो। जब भी आप अपने ब्रांड को लॉन्च कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट मार्केट ऑडियंस कौन है, आपकी यहाँ पे ऑडियंस जो सामान खरीदने वाली है वो कौन है, प्रोडक्ट किसको बेचोगे, प्रोडक्ट आप किसके लिए बना रहे हो, किस हिसाब का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने मार्केट को डिसाइड करोगे, अपनी ऑडियंस को यहाँ पे डिसाइड करोगे। और जब आप ऑडियंस को डिसाइड कर लेते हो तो आप ये चीज़ जरूर से देखोगे कि आपकी यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो इन्वेंट्री ज़रा खाली नहीं रहती क्योंकि आपको मार्केट की यहाँ पे नॉलेज है, आपको
ऑडियंस यहाँ पे नॉलेज है और ऑडियंस को क्या चाहिए उसकी भी आपको प्रॉपर यहाँ पे नॉलेज है। फिर आता है यहाँ पे अपनी बिजनेस लेसन नंबर 2, आप जो भी ऑडियंस यहाँ पे कैटर करो, जरूरी नहीं है कि आप किसी नीश मार्केट के अंदर घुसो। अगर आपको कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट बनाना है तो मास ऑडियंस के लिए उसको बनाओ और मास ऑडियंस को यहाँ पे कैटर करो। नीश मार्केट अगर आप पकड़ के चलते हो तो आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होगा जिसकी प्राइसिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो, बट यहाँ पे नीश मार्केट आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं रहती, क्योंकि अगर आप मास ऑडियंस को कैटर करते हो, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मास ऑडियंस के लिए फिट है, तो जरूर से मास ऑडियंस के लिए जाओ, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगे कम मार्जिन के अंदर भी। थर्ड यहाँ पे बिजनेस आता है कि अपने ब्रांड को ट्रस्टवर्दी बनाओ। टाटा ग्रुप यहाँ पे सबसे पहला काम जो करता है वो करता है ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट लेके आने का। देखो टाटा ग्रुप जो है उसके ऊपर सबको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और टाटा ग्रुप कभी भी कस्टमर के साथ में बेईमानी नहीं कर सकता, कस्टमर का भरोसा नहीं तोड़ सकता, और इस चीज को आज इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। और इसी वजह से यहाँ पर जब भी वीडियो की बात होती है तो सबसे पहले टाटा का नाम जरूर से लिया जाता है, क्योंकि टाटा ग्रुप को यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि टाटा का भरोसा जब तक इस ब्रांड के साथ में नहीं जुड़ेगा तब तक लोग हमसे शॉपिंग नहीं करेंगे। और इसी वजह से जूडियो के ऊपर आपको टाटा का नाम जरूर से दिखेगा। और यहाँ पर इस ब्रांड क्वालिटी की वजह से, टाटा की जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की वजह से ही आज ये ब्रांड जो इतना सक्सेसफुल बन पाया है। फिर आता है हमारा अगला बिजनेस लेसन कि जहां पर भी हो सके वहां पर कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करो। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर आपको रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली स्टोर्स के अंदर जाकर के सामान बेच सकते हो, डायरेक्टली आप जो है कस्टमर के पास में जाकर के सामान बेच सकते हो, तो उसको जरूर से अवॉइड करें। जितनी आप कॉस्ट कटिंग करोगे उतना ही आप अफोर्डेबल अपने प्रोडक्ट को बना पाओगे, और अगर अफोर्डेबल प्राइस रहेगी तो आपकी ऑडियंस जो है वो जल्दी उसको परचेज करेगी। तो इसलिए कॉस्ट कटिंग जहां भी हो सके, जहां पर जितनी हो सके उतनी कर लेनी चाहिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे उसकी डिलीवरी में हो, चाहे उसकी सर्विस में हो, किसी भी जगह पे आप अगर खर्चा बचा सकते हो उसको जरूर से बचाइए। फिर आता है हमारा अगला बिजनेस लेसन, अगर आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजीज देना चाहते हो तो एक चीज जरूर से ध्यान में रखें कि आपके लिए कौन सी फ्रेंचाइजी बेटर रहेगी, वो जरूर ध्यान रखें। और जो यहाँ पे जूडियो ने अपनाया था फोको मॉडल, वो सबसे बढ़िया फ्रेंचाइजी मॉडल है कि फ्रेंचाइजी ओनर से केवल पैसा लगवाओ, बाकी ऑपरेशन आप संभालो, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपना धंधा कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन संभालने में बहुत ज्यादा ईजी होगी, ट्रेनिंग आपको ज्यादा देनी नहीं पड़ेगी, सपोर्ट सिस्टम आपको ज्यादा अच्छा रखना नहीं पड़ेगा। आप जो है केवल फ्रेंचाइजी ओनर से पैसे लगवा करके उसको भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजीज का जो मॉडल है वो जरूर से आप अपनाने की कोशिश करो, बट कौन सा अपनाओ इसका भी जरूर से ध्यान रखो। और यहाँ पर इसी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर एक बिजनेस जो बुरी तरीके से फेल हो चुका है, जिसकी वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगी और आप वहाँ पे जाके चेकआउट उसको कर सकते हो। और अब आती है हमारी फाइनल बिजनेस लेसन, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो तो हाइकमी लाइव को जरूर से कॉन्टेक्ट करें। हम आपके बिजनेस की मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस को ग्रोथ दिलाने में, बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में आपको हर तरीके से हेल्प करते हैं, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपको अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जाना है तो उसके भी हम आपको कंसल्टेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जरूर से हमें कॉन्टेक्ट करें और अपने बिजनेस को ग्रो करवाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी जो भी लर्निंग्स है वो कमेंट में जरूर से बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे एक ब्रांड बिना मार्केटिंग के, बिना फैंसी लोकेशंस पे अपने ऑफिसेस बनाए, गाँव से अपना बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया कि आज इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप बना हुआ है, तो ये रिकमेंडेशन वीडियो जरूर से देखना। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।